Okay, good morning, students. बेटा yesterday we were discussing the chapter that is lifelines of national economy. ठीक है, जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, and we had started the topic that is international trade. ठीक है, तो we shall continue with this topic now. Please take out page number 91. पेज नंबर 91 निकालो अपने बुक्स में. ठीक है, तो हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ ऑलरेडी और मैंने आपको समझा भी दिया था कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, हमने कल ये भी देखा कि पहले व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रेड. ठीक है, फिर हमने देखा कि ट्रेड हैज़ टू टाइप्स, डोमेस्टिक और रीजनल ट्रेड. ठीक है, डोमेस्टिक और लोकल ट्रेड. और दूसरा हमने देखा इंटरनेशनल ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड क्या था कि इफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू पर्सन्स inside a country, two or more persons inside a country, or two or more states inside a country, then this is known as a domestic or local trade. ठीक है, but if the trade is taking place between one country and another country, that means two or more countries, that means that trade is known as international trade. ठीक है, ये सारा हमने कल पढ़ लिया था. अब ठीक है, अब हम इंटरनेशनल ट्रेड तो हमारा कंप्लीट हो गया. फिर हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसको हम बोलते हैं. ठीक है, और साथ में ये आपकी कंट्री के इसके हमने फ़ायदे भी देखे इंटरनेशनल ट्रेड के कि अगर क्यों हम इंटरनेशनल ट्रेड को द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं. ठीक है, ये आपका कंट्री की इकोनॉमी की बैरोमीटर क्यों कहलाता है, आपकी कंट्री के क्या मतलब कि इंपॉर्टेंट इंडेक्स क्यों है आपकी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का. ये सारा हमने कल पढ़ लिया था. अब हम बेटा इसको इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे. देखो वेयर इज माय डस्टर. ओके, ठीक है, अब वी शुड कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर. अब बेटा इसी इंटरनेशनल ट्रेड में ना एक और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज है टॉपिक यही है, लेकिन मेन टॉपिक यही है, लेकिन उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक द बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे अगेन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 3 marks और 5 marks. बैलेंस ऑफ ट्रेड. प्लीज राइट ऑन द क्वेश्चन. What is meant by the term balance of trade? What is meant by the term balance of trade? What are its types? Explain them. For 3 marks or 5 marks. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड. देखो बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए ना इसका अंडरलाइन कर लो आंसर. द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. ठीक है, पहले ये कर लो, अंडरलाइन कर लो. द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री. ठीक है, यहां से शुरू करें. बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस, पहले लिख लो सारा, फिर मैं सारा एक्सप्लेन करता हूं. डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. ठीक है, उस कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में जो डिफरेंस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, दैट मीन्स को अगर अदर वर्ड्स में लिख रहा हूं, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. इन अदर वर्ड्स एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट कितने हैं माइनस इंपोर्ट कितने हैं. अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, अगर ये नेगेटिव में आएगा तो ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा. पहले ये लिख लो, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट कितना हुआ, उसमें से इंपोर्ट को माइनस करना. ठीक है, ये क्या होता है, द बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये है डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, ये रब कर रहा हूं. अब हम पढ़ेंगे द टाइप्स बैलेंस ऑफ ट्रेड. देखो बेटा, इट हैज टू टाइप्स. नंबर 1 फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. नंबर 2 अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, ये लिख लो. फर्स्ट टाइप फेवरेबल, सेकेंड टाइप अनफेवरेबल. दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, फर्स्ट सेकेंड. ठीक है, ये लिख लिए. अब हम पहले इसको समझेंगे, फिर हम इसको समझेंगे. ठीक है, इसकी पूरी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई, प्लीज अंडरलाइन. इसकी डेफिनेशन टिक कर लो, अंडरलाइन द डेफिनेशन. व्हाट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अंडरलाइन प्लीज.
when the value of export exceeds the value of imports, this is known as favorable balance of trade. और दूसरा, on the contrary, if the value of imports exceeds the value of exports, then it is known as unfavorable balance of trade. ये पूरा टिकल, पूरा अंडरलाइन करो, पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम पहले इसको मैं रब कर रहा हूँ, शुरू इसको देखते हैं पहले, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो प्यारे बच्चों, जैसे अभी आपने अंडरलाइन किया कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स exceeds the value of imports is known as फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। जब आपके कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इंपोर्ट कम है, ठीक है, जब आपके कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो हैं ये ज़्यादा हैं और जो इंपोर्ट्स हैं ये कम है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट कम होने चाहिए। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आपकी कंट्री का जो ट्रेड है, आपकी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर ये ज़्यादा है ये कम है, और अगर इसका उल्टा है मतलब कि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो फिर क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अच्छा, इन अदर वर्ड्स, इसको इन अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, मतलब कि एक्सपोर्ट्स ऊपर आएगा, इंपोर्ट्स नीचे आएगा, तो ये लिखना मत जिस समझाने के लिए, मतलब कि एक्सपोर्ट्स मोर, ठीक है, इंपोर्ट्स लेस। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो इसीलिए ऊपर आएंगे, इंपोर्ट कम है तो वो नीचे आएंगे। जब माइनस करते हैं ऐसे ही करते हैं ना, बड़ी रकम को ऊपर लिखते हैं, बड़ी डिजिट को ऊपर लिखते हैं, लोअर डिजिट को, कम डिजिट को नीचे लिखते हैं। तो अगर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा तो एक्सपोर्ट ऊपर आएगा, इंपोर्ट नीचे आएगा, ये ज़्यादा है ये कम है, तो फिर क्या सिचुएशन है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। दूसरा, इसका उल्टा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो इसका उल्टा, unfavorable balance of trade, when the value of imports exceeds exports. Simple. When the value of imports exceeds the value of exports, then that situation is known as unfavorable balance of trade. In other words, unfavorable balance of trade means imports minus exports। देखो अब तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि जब आपके कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो फिर क्या सिचुएशन है आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड की, अनफेवरेबल। कि मतलब आपको सामान इंपोर्ट बाहर से ज़्यादा करना पड़ता है, खुद जब आपने बेचने जाना होता है, सामान एक्सपोर्ट करना होता है, वो या तो हो ही नहीं रहा एक्सपोर्ट, या फिर बहुत ही कम हो रहा है, तो इंपोर्ट मोर एक्सपोर्ट लेस। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेगी प्यारे बच्चों, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ लगी चीज़ क्लियर। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ने करना है। अब ना मैं इसका थोड़ा एग्जांपल भी समझाता हूँ, ये आपने समझ लिया होगा, डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी बैलेंस ऑफ ट्रेड की, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की भी, उसके दोनों टाइप्स की भी, फेवरेबल की भी, अनफेवरेबल की। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कैसे। देखो बेटा, मैं आपको ना इंडिया और चाइना के केस में समझाता हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ चाइना का एग्जाम्पल लेता हूँ। क्यों चाइना का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि ना चाइना का पिछले 40 साल से फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। कैसे समझाता हूँ मैं, ये रबी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से लिखता हूं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड।
ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं चाइना का। फॉर एग्जांपल चाइना हैज favorable balance of trade for the past 40 years because China has a very strong manufacturing sector. China has a very strong manufacturing sector. This means that almost all the goods are manufactured in China, and they have to import very less number of items from foreign countries. So this means that they always earn a huge profit. They always earn a huge profit on doing trade with foreign nations. ठीक है, because they always export more and import very less. ठीक है, एंड इम्पोर्ट वेरी लेस। ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है ना, ये पूरा का पूरा लिखना नहीं है आपने, ये समझाने के लिए। लिखना हो तो उसको शॉर्ट करके खुद ही लिख लेना। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ जाए कि चाइना को हर साल ना ट्रेडिंग करने पर, जब भी पूरा साल वो ट्रेड करते तो उनको हर साल ट्रेडिंग करने पर ह्यूज प्रॉफिट मिलता है, खूब फायदा मिलता है। फायदा क्यों मिलता है? क्योंकि उनके एक्सपोर्ट देखो ना, उनके एक्सपोर्ट ज़्यादा है। दे एक्सपोर्ट मोर एंड इम्पोर्ट वेरी लेस। तो जब मेरे एक्सपोर्ट ज़्यादा हों, मैं बहुत सारी चीज़ें फॉरेन कंट्रीज में खुद अपने कंट्री में बना कर भेजता हूँ। मेरे कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, मैं सारा कुछ अपने देश में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता हूँ, सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता हूँ। बहुत कुछ छोटी मोटी कोई चीज़ें हैं जो मैं इंपोर्ट करता हूँ। जैसे चाइना इंपोर्ट क्या करता है ज़्यादातर? पेट्रोलियम को गल्फ कंट्री से, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इनसे इंपोर्ट करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो हथियार जो है रशिया से इंपोर्ट करता है। मतलब कि बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं किसी दूसरे कंट्री से। ज़्यादातर चीज़ें छोटी से छोटी नीडल से लेके बड़ी से बड़े रॉकेट तक वो लोग अपने कंट्री में खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर अपने कंट्री में खुद करते हैं। तो और फिर उन सब चीज़ों का दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमाते हैं। तो इसीलिए चाइना को हर साल ट्रेडिंग करके ह्यूज प्रॉफिट उनको मिलता है। तो इसकी वजह से क्या है कि चाइना का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो क्या कहलाता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि when you export more and import very less, then your balance of trade is known as favorable balance of trade, because you are earning a huge profit. You are earning a huge profit on doing trade. आपको ट्रेडिंग करने पे, व्यापार करने पे हर साल भारी मुनाफा होता है, ढेर सारा पैसा कमाते हो, क्योंकि आप एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हो और इंपोर्ट तो बहुत कम करते हो। तो आपको बहुत फायदा होता है। दैट इज वाई चाइनाज ट्रेड इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। दिस इज द रीजन, ह्यूज प्रॉफिट, बिकॉज दिस एंड दिस। समझ लीजिए, दिस इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां पे एग्जांपल लेंगे इंडिया का। चलो अब मैं ये रब कर रहा हूं।
ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है, अनफेवरेबल, जो यानी अनफेवरेबल का मतलब कि जो चीज़ आपको सूट ना करती हो वो आपके लिए क्या है, अनफेवरेबल। मतलब कि इंडिया को हर साल ट्रेडिंग करके ना नुकसान होता है। कैसे, देखो, इंडिया डज नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, दिस मीन्स it has to import a large quantity of goods manufactured in foreign nations and exports very less to those nations ठीक है, this proves that India, ये पहले लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, this proves that India receives losses on doing trade every year, because it imports more and exports less, unlike China. अब देखो, अब तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या है, इंडिया का सेम उल्टा केस है चाइना से। इंडिया क्या है, देखो, इंडिया क्या है, इंपोर्ट्स मोर, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, अनलाइक चाइना के उल्टा। ठीक है, तो जब हम हर साल इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, उससे पता क्या होगा, उससे क्या होगा, हमें ट्रेडिंग करने पर लॉस होगा हर साल। इंडिया रिसीव्स लॉस बिकॉज इंडिया रिसीव्स लॉस ऑन डूइंग ट्रेड एवरी ईयर, क्योंकि आप क्या करते हो, इंपोर्ट ज़्यादा करते हो। आप इंपोर्ट चीज़ें, बाहर से चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, और अपने देश में चीज़ें कम मैन्युफैक्चर करते हो, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको बहुत कम चीज़ें खुद बनाते हो। ठीक है, और बाकी ज़्यादातर चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मतलब आपका कंट्री इंडिया जो है ये इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट्स लेस, जिसकी वजह से इंडिया रिसीव्स लॉसेज ऑन डूइंग ट्रेड एवरी ईयर। तो जो कि क्या है, अच्छी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपको ट्रेडिंग करके, आपको व्यापार करके नुकसान होता है हर साल। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो ट्रेड है, आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये क्या कहलाएगा, आपके अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिकॉज यू आर रिसीविंग लॉसेज ऑन डूइंग ट्रेड एवरी ईयर, बिकॉज यू इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस, अनलाइक चाइना। So that is the reason that India's balance of trade is mostly known as unfavorable balance of trade. अब इसको अगर हमें इंप्रूव करना है, सवाल उठता है कि इसको इंप्रूव कैसे करें, तो सीधा से एक ही आंसर है, टू इंप्रूव योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टू इंप्रूव योर सेकेंडरी सेक्टर। यू मस्ट इंप्रूव योर सेकेंडरी सेक्टर। चाइना के सक्सेस का कारण ही एक है कि चाइना का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये फेवरेबल क्यों बन गया, बिकॉज चाइना ने अपने सेकेंडरी सेक्टर को बहुत मजबूत बनाया। चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बहुत बहुत स्ट्रांग बनाया। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक वो अपने देश में खुद बनाते हैं।
बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो उनको इंपोर्ट करनी पड़ती, तो जिसकी वजह से उनको हर साल फ़ायदा होता है ट्रेडिंग करके। और हमारे यहाँ पे उल्टा है, हम लोग बहुत कम चीज़ें खुद बनाते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको नुकसान होता है हर साल ट्रेड करके। और इसका थोड़ा आगे भी लिख लो, एक और चीज़ दिखाता हूँ इसकी, ठीक है, ये तो समझ आ गया, आगे लिख लो। ठीक है, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड is a very negative aspect for any country, is a very negative aspect for any country, because your country gets suppressed, I mean, your country begins to face the condition of debt trap। ये चीज ना हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी थी पिछले साल, डेप्ट ट्रैप क्या होता है, जब आपका देश कर्जे में दबना शुरू हो जाता है, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डेप्ट ट्रैप। तो अगर आपको मान लो हर साल ट्रेड करने पे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, आपके इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, और आपको हर साल लॉस होता है ट्रेडिंग करके, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी कंट्री के ऊपर ना कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। अब आज के टाइम में इंडिया के ऊपर आपने कभी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा भी होगा, कभी सुना भी होगा कि इंडिया के ऊपर काफ़ी कई अरब डॉलर का कर्जा है। किसका? वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का, बहुत कई जगहों से इंडिया ने कर्जा ले रखा है, कई बैंकों से कर्जा ले रखा है, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का, कई सारे बैंक्स का कर्जा है इंडिया के ऊपर। तो वो कर्जा फिर इंडिया को धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में चुकाना पड़ता है। तो ऐसे अगर ये जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, ये बहुत बहुत लंबे टाइम तक कायम रहे ना, तो आपका काफ़ी लंबे टाइम तक कायम रहे, तो आपका देश ना कर्जे में दबना शुरू हो जाता है। और अगर ये चीज़ बहुत बढ़ जाए तो फिर आपका कंट्री एक तरह से दिवालिया ही हो जाता है। वहाँ पे फिर ना अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती वहाँ महंगाई भी बहुत बढ़ जाती है, वहाँ की करेंसी इतनी डाउन चली जाती है कि वहाँ कोई पैसे की वैल्यू नहीं रहती। आपने सभी ने कीनिया का केस सुना होगा शायद कभी, कीनिया और जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वहाँ अगर आपने मान लो 1 किलो सब्जी भी खरीदने जानी है तो 10 लाख, तो 10 लाख कीनियन डॉलर्स, वो 10 लाख का एक नोट होता है वहाँ पे, 10 लाख कीनियन डॉलर्स, उसकी कीमत ₹1 के बराबर है। 10 लाख कीनियन डॉलर्स, 10 लाख जिम्बाब्वे डॉलर, उसकी कीमत ₹1 ₹2 के बराबर है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे कंट्रीज के ऊपर कर्ज का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो उसको चुका ही नहीं सकते, जिससे उनकी करेंसी बिल्कुल ही डिवैल्यू होगी। और रीज़न क्या है कि बहुत पहले से ही वो लोग काफ़ी लॉस पर चल रहे हैं और उनका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम रहे हैं, तो वो डेप्ट ट्रैप में इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि वो निकल ही नहीं सकते उस पर। इंडिया का केस हालांकि इतना भी ख़राब नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ बेशक हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, पर फिर भी कई चीज़ें हम बनाते भी अपने, तो हमारे को यहाँ से इतना पैसा मिल जाता है कि हमें भला ही नुकसान तो होता है, पर हमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता कि बिल्कुल कंट्री डूब ही जाए, उतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। तो जिसकी वजह से इंडिया का काम चलता जा रहा है। पर ये फिर भी इंडिया के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना, ये अनफेवरेबल है, क्योंकि हमें हर साल लॉस तो उठाना पड़ता है ना, चाहे लॉस कम है चाहे ज़्यादा है, लॉस है। चाहे आपको ₹10 का लॉस हो रहा है, चाहे आपको 10 लाख का लॉस हो रहा है, लॉस है, ठीक है। और प्रॉफिट है, चाहे आपको ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपको 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज प्रॉफिट। तो इंडिया को भले ही हर साल ट्रेड में लॉस होता है, पर वो अच्छी बात यह है कि इतना ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल कंट्री दबी जाए, हमारा इतना भी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी वो अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आपको हर साल, मान लो आपने 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, आपने 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और आपने मान लो 1500 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो मतलब फिर भी आपको 500 करोड़ का तो घटा हुआ ना। आपने 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, 1500 करोड़ का इंपोर्ट कर लिया, तो यानी आपको 500 करोड़ का लॉस हुआ ट्रेडिंग करके। अब वो 500 करोड़ इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, पर लॉस तो है ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना आपका कंट्री तरक्की कर रहा है। जैसे मैं चाइना के केस में कहता हूँ, चाइना ने उल्टा किया इसकी। चाइना क्या करता है, मान लो 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है तो सिर्फ 500 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो उसको यानी कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता है हर साल। 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग करके, तो प्रॉफिट है, लॉस है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है। तो अगर आपके कंट्री को प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडिंग करके तो वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, अगर आपकी कंट्री को लॉस हो रहा है तो आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और बुरी बात यह है कि इंडिया का भी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है 1947 से लेकर 2020 तक के टाइम में, आप कभी भी चेक कर लो। सिर्फ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा जो कि आपकी बुक्स में भी नहीं है। इंडिया का ना सिर्फ 2 साल, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ 2 साल ऐसे रहे हैं जब इंडिया का
फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा है, सिर्फ 2 साल। वो 2 साल पता कौन से थे? 1973 एंड 1977। ये 2 साल इंडिया के पूरे इतिहास में, आज़ादी के बाद से इतिहास में सिर्फ ये दो साल ही थे जब इंडिया का फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था, जब इंडिया के एक्सपोर्ट ज़्यादा रहे और इंपोर्ट कम रहे। कौन से साल है? 1973 एंड 1977। नोट कर लो ये लाइन, ठीक है। 1973 एंड 1977 आर द ओनली 2 years when India's balance of trade was in favorable condition। मतलब India's exports were more and imports were less। वो कब था? 1973 और 1977। उसके अलावा इन 2 सालों के अलावा आज तक हमेशा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ही रहा, हमेशा। हमेशा हमारे इंपोर्ट ज़्यादा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम रहे हैं, हमेशा। सिर्फ ये 2 सालों को छोड़ के 73 और 77, बस ये 2 साल ही थे, ठीक है। तो उसके जबकि चाइना पिछले 40 साल से, चाइना 1980 से 1978 1980 से लगातार आज तक लगातार प्रॉफिट ही प्रॉफिट गेन करी यार। इसीलिए तो इतना आगे निकल गया, क्योंकि पिछले 40 ईयर्स से उसका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसके इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है। दैट्स वाई उसको हर साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग करके। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ मेड सो मच प्रोग्रेस। और ऐसा क्यों है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों है उसका? क्योंकि उसका सेकेंडरी सेक्टर बहुत मजबूत है। हमारा सेकेंडरी सेक्टर उतना मजबूत नहीं है, मतलब कुछ हद तक मजबूत भी है, इतना ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं है, पर फिर भी उतना मजबूत नहीं है जितना हमारे जैसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश के लिए होना चाहिए, उतना मजबूत नहीं है। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम है कि हमारे इंपोर्ट जो है ये ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट हमारे कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारा भी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए बहुत बुरी बात है। क्लियर? वैसे तो किसी भी देश के लिए बुरी बात है, पर इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमको कहते हैं हमें सुपर पावर बनना है, तो सुपर पावर तभी बनेंगे जब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ, लॉस के साथ कैसे सुपर पावर बन जाओगे, ठीक है। तो हमें अपने सेकेंडरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, तब हम इसको अनफेवरेबल को फेवरेबल में बदल पाएंगे। क्योंकि फिर हम सब कुछ अपने देश में बनाएंगे तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इंपोर्ट को बहुत कम करना पड़ेगा, जैसे चाइना कर रहा है। देन वी कैन बिकम ए सुपर पावर। क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये था, ये आगे ना कुछ डेटास दिए हुए हैं, ये डाटा आप लोग देख लेना। ये बुक्स में चाहिए, अलग अलग ही होंगे, पुरानी बुक्स में कुछ और होगा, नई बुक्स में कुछ और होगा। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल द ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अमंग कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स शेयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द। हालांकि हमारा ट्रेड बढ़ता रहा है हमारे पिछले सालों से, पर हमेशा हमारा ज़्यादातर चीज़ें यही रही है कि इंपोर्ट ज़्यादा रहे, एक्सपोर्ट कम रहे। तो हमारे को अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड से छुटकारा पाके फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में जाना है, ठीक है। आप ये आगे डाटा भी दिया हुआ है हमारे इंजीनियरिंग गुड्स में कितने हैं, पेट्रोल, ये पढ़ लेना पूरा का पूरा, इतना मतलब डाटा सब बुक्स में अलग अलग होगा, ये पढ़ लेना आगे, ठीक है। द कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम। हाँ, अब ये भी देख सकते हो इंडिया के मेजर इंपोर्ट्स क्या है, अंडरलाइन प्लीज। ज़्यादा इंपोर्ट्स क्या करता है इंडिया? पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके अलावा इंडिया क्या करता है? पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, मोती और ये जो महंगे महंगे पत्थर होते हैं, हीरे जवाहरात वगैरह, ये इंपोर्ट करता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, कोल, कोक एंड ब्रिकवेट्स, ये इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ मशीनरी, अच्छा मशीनरी बहुत इंपोर्ट करता है इंडिया, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, वेपन्स, ये सारे हमारे क्या मेजर इंपोर्ट्स, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक्सपोर्ट को एक्सीड कर जाता है। तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड क्या बन जाता है? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स हैव बीन सप्रेस्ड सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हाँ, एक क्वेश्चन लिख लो बेटा, एक राइट ऑन द क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन पता क्या लिखो आप लोग लिखो, हाउ कैन अ कंट्री लाइक इंडिया, हाउ कैन ए कंट्री लाइक इंडिया converts its how can a country like India converts its balance of trade from unfavorable condition to favorable one, from unfavorable condition to favorable one. Write any 3 points with suitable headings, ठीक है, हेडिंग्स अच्छी देनी। एक और क्वेश्चन लिख लो, चलो ये तो आपने लिख ही लिया, ठीक है। एक अलग से भी क्वेश्चन बना लो, उसके अंदर ही आ जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये जो आपने पॉइंट्स लिखे ना, इसके अंदर ही आ जाएंगे सारा, ये और करके लिख लेना, पर ये लिख लो क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट एनी 3 पॉइंट्स। जो आपने पहले क्वेश्चन लिखा ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन देम, उसी के आगे और करके लिख लेना, और करके डिस्टिंग्विश बिटवीन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। आंसर सेम जो भी लिखा है। और बस यही बेटा आज के लिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसका रह गया टूरिज्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर हो गए, ठीक है। अब ये
ये ट्रेड भी क्या था हमारा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखो अब ये लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, तो डेफिनेटली ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा क्या है, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि फेवरेबल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ना ये लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अगर आपकी कंट्री को लॉस होता रहता तो फिर वो लाइफ लाइन इकोनॉमी कैसे बनी प्रॉपरली। तो हमें हर हाल में इस सिचुएशन को बदलना है, और हमें ये सिचुएशन हासिल करना है। उसके लिए हमें सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। क्लियर? तभी सही मायनों में हमारा जो ट्रेड है वो हमारा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी सही मायनों में बन पाएगा। कहने को तो अभी भी है ही है, पर सही मायनों में तभी बन पाएगा जब वो फेवरेबल होगा, ना कि अनफेवरेबल होगा। क्लियर? तो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेरीज। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।